ठीक है, चलो हम लोग ने ये कर लिया था क्या, फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये करना था? नहीं हो गया था, ये हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रैक्टिस। अरे नहीं नहीं, हां ये है ना। चलो, तो ये किसका बी पार्ट है? डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तुम लोग ने बनाया वो चार्ट जो बोला था मैंने? चार्ट बनाओ भाई, इस बात को नोट कर लो, समझ रहे? क्योंकि दिक्कत ये है कि क्लास में जब अपन डिस्कस करते हैं तब याद रहता है, फिर अपन भूल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारा उसमें चला जाए, जब तुम पढ़ने बैठो ना तब वो याद आ जाए। हाँ, बड़े चार्ट में बना लो, मतलब अभी छोटे में बना लो, बाद में फिर देख लेना कि क्या क्या कंपाइल हो रहा है। पहले बड़ा चार्ट मत लो, पहले छोटे छोटे चार्ट्स बना लो, फिर उसका एक पूरा जो है वो उसमें सब कनेक्ट हो जाएगा। मैं इस तरीके से कनेक्ट करा दूंगा ना कि तुम एक टॉपिक पढ़ोगे तुम्हारा 5 टॉपिक करेगा। अरे समझ में कौन सी चीज किस किस से कनेक्टेड है वो तुम्हारा। चलो, तो देखो, ठीक है, एक बार ओवरऑल स्ट्रैटेजी बन गई, अब ऑडिट प्लान जो है वो बनाया जाएगा। मतलब पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर ऑडिट प्लान। अरे समझ में है ना? टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एक सेकंड, ठीक है। In an overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of auditors' resources. कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं क्या, स्ट्रैटेजी बनाओ फिर ऑडिट प्लान बनाना। समझ में आ रहा है? तो हमारे हमने अभी तक का जो डिस्कशन किया वो काय का था? स्ट्रैटेजी का। अब हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? प्लान का। ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान का पहला हिस्सा अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस। समझ में आ रही है बात? देखो, आप स्ट्रैटेजी प्लान एक ही बात होती है, लेकिन इसमें बाइफरकेशन है, तो हमारे आंसर में भी ये बाइफरकेशन चाहिए। अरे समझ में, क्योंकि सजेस्टेड आंसर जो देख रहा होगा वो अगर उसको मेन चीजें नहीं मिली तो फिर वो नहीं समझेगा कि तुमने प्लान लिख दिया है स्ट्रैटेजी में या जो भी। ठीक है, क्योंकि वो मॉड्यूल लेके नहीं बैठेगा, वो सिर्फ सजेस्टेड आंसर लेकर के बैठेगा। इनफैक्ट बिना क्लाइंट के नॉलेज के प्रॉपर ऑडिट तो पॉसिबल ही नहीं। अरे समझ, तो ये फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ऐसे 300 जो है उसका नाम है क्या? ऑडिट प्लान। ठीक है ना? अब देखो, NTE ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है? एट द असर्शन। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एक्चुअली में क्या होंगे? सब्सटैंटिव मेनली, है ना? और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से होंगे? वो जो भी हैं उनका सीन ये है कि उनको ये पता लग जाए कि इस ऑडिट में कितना रिस्क है। रिस्क किसके लिए? रिस्क ऑडिटर के लिए। किस बात का रिस्क? कि ऐसा ना हो कि मैं चेक करके ओपिनियन दे दूं कि सब सही है जबकि उसमें कुछ गलतियां हो। इस बात का रिस्क। अरे समझ, ठीक है ना? तो ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो करना ऑडिट को सैम्पलिंग ही है, टाइम लिमिटेड ही है। अरे समझ, जितना फैला हुआ होगा उतना ऑडिटर के लिए क्या होगा, या तो उसको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा कि और 50 लोगों को लेकर के आओ, तो वो रिस्क है उसके लिए। समझ में आ रहा है कि ओपिनियन सही से नहीं दे पाएगा। अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट so that the engagement complies with SS. Clear है? ठीक है ना? The audit plans what type of audit procedures are to be performed, their timing and how much work should be done, taken into account sample size etc. So पहले तो बड़ा था डेवलपमेंट का ऑडिट में 14 पॉइंट्स कुछ कवर होते थे क्या?
14 पॉइंट्स कवर होते थे डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तुम ये बोल रहे हो कि पहले हमने जो पढ़ा था, पहले तुमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे हो सकता है आगे आए, हो सकता है आगे आए। क्लियर है ना, है ना? अभी देखते हैं अभी क्या बोल रहा है वो। कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, उसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस। फिर हमने ऐसे 300 का रेफरेंस लिया जिसने बोला कि ऑडिट प्लान में क्या क्या होना चाहिए, ऑडिट प्लान में रैप 7 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लान में ये लिखा हो कि आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, प्लान में ये लिखा हो कि आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक है ना, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए लगेंगे। मुझे अपने ऑडिट में क्या क्या करना है वो सब कहाँ लिखा होगा, ऑडिट प्लान में। मुझे अपने ऑडिट में क्या क्या करना है वो कहाँ लिखा होगा, ऑडिट प्लान। क्लियर है? अरे है ना, the auditor plans what type of audit procedure are to be performed, their timing, and how much work should be done, taking into account sample size, etc. Okay. The audit plan is more detailed than the overall audit strategy. ये एक MCQ क्या ज्यादा डिटेल्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है एनटी, ठीक है। प्लानिंग फॉर दी ऑडिट प्रोसीजर टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, planning of auditor's risk assessment procedure occurs early in the audit process. However, planning the NTE of a specific further audit procedure depends on the outcome of those risk assessment procedure. In addition, ये इसमें कुछ भी खास काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको बस रीड करता जा रहा हूँ, कुछ काम का होगा तो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। हाँ, ये है कि आरएपी के बेसिस पर क्या बनता है, बिल्कुल सर। देखो, तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या समझ सकते हो कि तुम्हें कितनी डेप्थ में चेक करना है। मुझे बताओ कि वो आरएपी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आरएपी के डिपेंड, बताओ धीरज। एंटिटी की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आरएबी से ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम अपने आगे की ऑडिट प्रोसीजर्स कि आरएपी से क्या पता चलेगा, नेचर साइज क्या नेचर है एंटिटी का, क्या साइज है, अरे कितना रिस्क है, मतलब मिस स्टेटमेंट का, अगर ज्यादा रिस्क है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करते हैं, समझ गए ना, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, सबसे पहले तो आरएपी होता है, ऑब्वियसली बात है ना। मैं थोड़ी कि पहले ऑडिट कर लूं फिर देखूं कि रिस्क कितना, पहले मैं रिस्क ही देखूंगा ना, क्योंकि मेरे सारे प्रोसीजर का डिसीजन किसके बेसिस पे हो रहा है, आरएपी के बेसिस पे, ठीक है ना। In addition, the auditor may begin the execution of further audit procedure, account balances and all remaining. हाँ, इसका मतलब ये है, जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट लाइन है उसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पूरा प्लान पहले खत्म करो। तुम हर ऑडिट में कुछ तो चेक करते ही हो ना जाकर के, तो कुछ कुछ चेकिंग अपनी स्टार्ट कर दो पहले जाकर के। समझ में आ रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में हम लोग प्रोसीजर करते हैं ना, समझ में आ रहा है, उसी का रिटन फॉर्म है। तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये थ्योरी को जितना ज्यादा इन लोगों ने वो करने की कोशिश की ना, बहुत अच्छा मूव है, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल के काफी करीब पहुंच गए, क्योंकि मैंने किया हुआ है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अरे समझ में, ठीक है ना, तुम लोग अभी पढ़ लोगे तो फ्यूचर में रिलेट कर पाओगे। ये देखो जरा, इन लोगों ने बना दिया है चार्ट,
का हिस्सा जो मैं तुम लोग को बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है क्योंकि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में भी फर्दर पार्ट थे और इसमें भी, ठीक है ना। एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में भी पढ़ा था अपन लोगों ने। चलो अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। एमजीएन कंपनी फर्म ऑफ ऑडिटर 30 साल से है ना, उसको स्टार्ट ऑडिटर बनाया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट वाली कंपनी का। अब डिफेंस सेक्टर आपको पता है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन हो गया है। जनरल बिजनेस नॉलेज काम का है। चलो ये लाइन लिखी है, इस लाइन का मतलब बताओ। मतलब पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले गवर्नमेंट करती थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। क्या? डिफेंस की चीजें बना सकते हैं। पहले गवर्नमेंट अपनी कंपनी से ही बनवाती थी गोला बारूद और ये सब, अब प्राइवेट कंपनी से खरीद सकते हैं। हाँ बनेगा, निकालते हैं। वो नीचे फंसा हुआ है जहाँ असली गलता है ना। इसको खोल के कर लो एक बार, मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। तो ठीक है, many new companies have entered the fray to manufacture sophisticated defense equipment। तो बहुत सारी नई कंपनी भी क्या करने लग गई, बनाने लग गई, ठीक है। कंसिडरिंग टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है जो कि क्या बना रही है, डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया, तो नई कंपनी आ गई है सोफिस्टिकेटेड। Considering the technical and complex nature of operation, auditors recognize that involvement of expert in the audit is required. क्यों? ऑडिटर्स को जानकारी नहीं होती डिफेंस की नहीं थी। नहीं, एक्सपर्ट काय के लिए चाहिए होते हैं इसका एग्जांपल? सोल्यूशन वगैरह के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग ऑडिटर तो क्या करेगा जान? फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये। एफएस पे सही वैल्यू दिख रही है कि नहीं, मतलब उसको वैल्यू चाहिए ना, पता होगी कि गन्स की कितनी है, यूनिट्स की कितनी है। समझ में आ रहा है? एक तो सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो कि भैया इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है। मुझे वो छोटी सी ऐसी पिस्टल दिखा कह रहे ये 10 करोड़ की है, मेरे को क्या पता भाई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना। अब वो वैसे ही मैं तो अपने बच्चे के लिए भी खरीद के लाया था 150 रुपए की वही आएगी। अरे तो फिर डिफरेंस समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो डज कंसिडरेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स बाय ऑडिटर फॉल इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग ऑडिट? तो पहले तो अपन ये देखें कि भैया एक्सपर्ट बुला सकता है कि नहीं ऑडिटर। बहुत सारी बातें ऐसे 600 में अपन लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ऑडिटर को बोल रहे हैं ओपिनियन दे, अब वो बुला रहा है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ने बोला कि ये कल को गलती निकली तो एक्सपर्ट की ऑडिटर, वो वही तो समझना। जिम्मेदारी पूरी ऑडिटर को लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी पूरी ऑडिटर को लेनी पड़ती है। हम सिर्फ ये नोटिस करेंगे कि ऑडिटर नेग्लिजेंट तो नहीं था, समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक्सपर्ट नहीं भी बुलाएगा तो भी फंसेगा, क्योंकि इसमें ऑडिटर को जानकारी चाहिए है। अरे एक्सपर्ट को बुलाएगा तो भी फंसेगा, ये बोलो ना। नहीं बुलाएगा बिना उसके लिए देगा तो नहीं बुलाएगा तो हम बोलेंगे यार बुलाना चाहिए था। हाँ वो नेग्लिजेंट हुआ ना। और अगर बुला लिया और उसने मान लो ढंग से चेक नहीं किया, तो हम एक्सपर्ट का काम नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम एक्सपर्ट के कुछ बातें जरूर नोटिस कर सकते हैं। ये बात हम पढ़ेंगे ऐसे 620 में, 610 620 जो है ना, ऐसे 600 610 620, इसमें अदर जो लोगों को आप इन्वॉल्व करते हो ना उसके बारे में। हाँ हाँ क्या ऐसे 620? मेरा पॉइंट ये है कि ये डिस्कशन है ना, तुमको केस स्टडी में दे दिया ना, तो तुमको पता तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं ना कि तुमको पता होना चाहिए। रेफरेंस पढ़ा था, रेफरेंस पढ़ा था, ऐसे 620 पे पढ़ा था। अच्छा देखो, ये जो सवाल किया है, डज कंसिडरेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑफ ऑडिटर फॉल इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग ऑडिट? तो अगर मुझे यही नहीं पता कि एक्सपर्ट को बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, तो मैं कैसे ये बात को सोचूं कि भाई प्लानिंग में इंक्लूड करूं कि नहीं करूं? इसका आंसर ये से कि नो बताओ। क्या भाई यस हुआ? मेरे पास नोट्स नहीं है, तो एक बार आपको उसमें देखना पड़ेगा।
तुम लोग को दिए ना जो नोट्स, उसमें आंसर नहीं है। 20 है, 20 ही पेज है लास्ट में है। अच्छा ओके, अरे हाँ पढ़िए मेरे पास। अरे 33 पेज है भाई। Consideration of involvement of expert by auditor falls within the domain of planning. ये तो हम लोगों ने भी सोच लिया था, ठीक है। While planning, auditor would have to consider whether involvement of expert is necessary. Auditor को ये देखना पड़ेगा कि क्या expert को बुलाना जरूरी है। In the stated case, company जो है technical और complex operation कर रही है. Therefore, while planning, the auditor would have to consider whether involvement of expert is necessary. कुछ नहीं बताया, एक ही बात बोली जा रहा है कि हाँ हम necessary है, और 5 लाइन लिखती है, जिसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कम से कम 7 लाइन रिपीटेड। चलो, सीए कार्तिक ऑडिट प्लान कर रहा है एक कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेचर ऑफ ऑपरेशन को देख करके उसने कहा कि भैया ये प्लान टू इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी ओवर परचेजेस, सेल्स एंड इन्वेंटरीज। अब पहले बताओ, आपको कोई याद है कंट्रोल्स की बात थोड़ी सी मैंने की थी, सिनेमा का एग्जांपल दिया था मैंने कि सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग मतलब कंट्रोल की चेकिंग, एक एक सीट वाले की चेकिंग मतलब कि सब्सटैंटिव। तो परचेज, सेल्स और इन्वेंट्री के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, फिक्स एसेट रोज नहीं खरीदे जाते, परचेजेस लेकिन बहुत होती है, सेल्स बहुत होती है, इन्वेंट्री भी बहुत होती है, इसमें आपको टेस्ट चेकिंग करनी ही पड़ती है। आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? आपको इसमें क्या करनी पड़ती है, टेस्ट चेकिंग। क्यों? वॉल्यूम बहुत होता है ना, अरे समझ इतनी डिटेल में होता है ये कि भाई वो फिर करना ही पड़ जाता है। हाँ फिक्स्ड क्या, सब्सटैंटिव सब में कर रहे हैं, सब्सटैंटिव के बिना ऑडिट नहीं होगा। अरे समझ इनमें कंट्रोल्स भी कर रहे हैं, ये आया समझ में, क्योंकि इसमें सब्सटैंटिव पूरा थोड़ी कर पाऊंगा मैं, बट ऐसा थोड़ी कि सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग करके छोड़ दूं, सब्सटैंटिव तो मैं करता ही हूँ। समझ में आ गई ये बात? पर जो वॉल्यूमिनस चीजें होती है उनको सिंस में सारी चेक नहीं कर सकता, आई हैव टू डू व्हाट, कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। तो ठीक है, उसने बोला कि भैया मैं ये कंट्रोल टेस्ट करूंगा। एक पर्टिकुलर दिन वो ऑफिस पहुंचा और बोला मैनुअल एनुअल दे दो, ताकि वो सरप्राइज एलिमेंट इंक्लूड कर पाए। ही हैड नेवर शेयर्ड विद मैनेजमेंट हिज इंटेंशन टू कैरी आउट अबव प्रोसीजर। अब बताओ क्या सीए कार्तिक का अप्रोच प्रॉपर है या नहीं? एक्स्ट्रा है, आज जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप रख देना मेरा। बोलो, इज द अप्रोच ऑफ सीए कार्तिक प्रॉपर? सवाल आगे के हैं थोड़े, चिंता मत करना, क्लियर है, स्टैंडर्ड बेस्ड है ये वाला, ठीक है। बताओ, प्रॉपर है? क्या वो ऐसा कर सकता है कि वो ना बताए? कर सकता है। देखो ऑडिट में एक तो ना, मतलब ज्यादातर केसेस में ना सीधे आंसर नहीं होते, डिप्लोमेटिक होते कि हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते अरे सुन, लेकिन तुम ये सब नहीं लिख सकते, तुमको ये लिखना पड़ेगा कि हाँ तो कब, ना तो कब। अरे सुन, तो तुम क्या बोलोगे इसमें कि भाई अगर उसको बिना बताए वो कंट्रोल टेस्टिंग कर सकता है पूरी, तो ठीक है, अदरवाइज तो बिना, अगर तुम चेकिंग ही नहीं कर पाओगे बिना बताए तो फिर कैसे होगा? नहीं आ रहा समझ में? तो अगर बिना बताए तुम कुछ भी प्रोसीजर लगा सकते हो, कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? क्लियर है ना? तो इसका आंसर जो है वो क्या है, पहुंच गया ऑफिस बिना ये बताए कि उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, तो ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स विद द एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। शेयरिंग डिटेल्स of visit to test of control does not compromise effectiveness of audit. It is for the better facilitation and conduct of audit. Therefore, approach of CA Karthik is not proper. Not proper. अब इन लोगों ने एक
डायरेक्शन ले लिया है। समझ रहा है? इनका कहना है कि भैया देखो यहाँ पर ये है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है वो कौन लगाता है, मैनेजमेंट। तो इनका इनका थिंकिंग क्या है, ये आंसर याद रखना है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ओपिनियन है, क्या सही है क्या गलत पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कोई नहीं बोल सकता है। इसी का आंसर मैं लिख देता तो मैं प्रॉपर लिख देता। समझ में आ रही है बात? तो ये उस व्यक्ति की है, लेकिन अब ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब मैं लिखता तो मैं दोनों बातें लिखता कि प्रॉपर तो कब और नहीं प्रॉपर तो कब। तो ये नहीं प्रॉपर में तो ये आंसर लिख देते अपन कि भैया वो कर ही नहीं पाएगा ऑडिट। बेटर फैसिलिटेशन एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, यही अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि वो कर ही नहीं पाएगा अच्छे से तो फिर तो उसको बताना ही पड़ेगा ना। आ रहा है समझ में? बाकी मैंने क्या बोला कि कब है प्रॉपर, अगर वो बिना बताए वो अपना कर लेता है तो फिर ठीक है। समझ में आ रही है बात? लेकिन बुक ने एक ही साइड लिए तो आप याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन है तो ये वाली साइड ले लेना। लेकिन मैं ऐसा करता था जनरली कि मैं दूसरी साइड का भी लिखाता था एक आदमी। अरे सर ठीक है ना, कि अगर वैसे बिना उसके पूरा कोई टाइम वाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्यों लेता हूँ? नहीं आ रहा समझ? ठीक है ना? चलो फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्या बोल रहा है देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द बोर्ड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, वेयर इज ऑडिट प्लान क्या करता है, स्ट्रैटेजी में जो पता लगी चीजें उनको एड्रेस करता है। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो, ऑडिट स्ट्रैटेजी है, उसमें कुछ चीजें निकलेंगी, इनके बारे में डिटेलिंग कहाँ होगी, ऑडिट प्लान। मतलब ऐसा हो सकता है ऑडिट स्ट्रेटजी में साइड हेडिंग्स है और ऑडिट में साइड हेडिंग्स को स्प्लिट किया नहीं, ऑडिट स्ट्रैटेजी में मेन हेडिंग है और ऑडिट प्लान में साइड हेडिंग है। चेकिंग तो अभी आगे आ रहा है समझ? क्लियर है? मेन हेडिंग्स इसमें है, साइड हेडिंग्स इसमें है, अभी और भी है। क्लियर है? ठीक है ना? मतलब तुम्हारा एनालॉजी सही है, मैं बस उसको थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ कि अभी है और नहीं तो फिर अपने पास आगे बताने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है? हाँ 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 बस वैसे। यस चला गया, थैंक यू। विशाखा चली गई। Audit strategy determines scope, timing, and direction of audit. Audit plan describes how strategy is going to be implemented. ठीक है क्या? क्या बता रहे हैं? देखो पता क्या है? ये प्लान को एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कौन? नहीं नहीं, ऑडिट प्लान यानी ऑडिट स्ट्रैटेजी में मेन प्लान है जिसको डिस्क्राइब फर्दर कौन तोड़ रहा है, ऑडिट प्लान। क्योंकि इसके अंडर में बनेगा भी ऑडिट प्रोग्राम, इसके अंदर में बनेगा क्या? ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है ना? द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड than overall audit strategy that includes NTE of audit procedure to be performed by the engagement team members. मतलब ज्यादा डिटेल्ड होता है ऑडिट प्लान। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्योंकि इसमें एनटीई भी होता है ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है ना? क्लियर है? फिर प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर एंगेजमेंट डेवलप्स। ठीक है, याद रखना ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द ऑडिट भी प्लान होते रहते हैं, तो कोई एकदम सिंगल फिक्स्ड बात हो नहीं। सुनना यार धीरज, वो खिड़की लगा दे और ये दरवाजा लगा दे। वो खिड़की लगा दे। क्या मतलब पॉइंट ये कि ये एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई प्लान एक बार बन के फिक्स हो जाता है या ड्यूरिंग द ऑडिट बनता रहता है, तो ड्यूरिंग द ऑडिट बनता रहता है। Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed
to address various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit procedures through the efficient use of auditors resources. मतलब देखो, एक बार ओवरऑल स्ट्रेटजी बन गई, फिर क्या बनता है ऑडिट प्लान, जिसमें कि वो सारे मैटर इंक्लूड हो जाते हैं जो कि ओवरऑल स्ट्रेटजी में है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, सेम बात रिपीट हो रही है। Establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated, since changes in one may result in consequential changes to the other. मतलब अलग अलग नहीं होते, Sequential. क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी को ही तो आप ऑडिट प्लान में एग्जीक्यूट करने का प्लान बना रहे हो। क्लियर है ना। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हेडिंग है ये भी एक वो है, लेकिन ये तो नॉर्मल है, ये तो ऑडिटर ही बनाएगा, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर के ये आता है कि भाई ये जिम्मेदारी ऑडिटर की है कि मैनेजमेंट की है, ये ध्यान रखिए। The overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility. It is the auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and developing audit plan. However, as discussed earlier, auditor may discuss elements of planning with entities management without compromising effectiveness of audit. मतलब क्या बोल रहे हो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर auditor may discuss elements of planning with entities management without compromising effectiveness of audit. ठीक है ना। W, the auditor of SKM, asked finance and audit head auditor of SKM asked its finance and audit head. किससे बोल रहा है, मैनेजमेंट से बोल रहा है, पागल हो गए क्या, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया पहली बार। ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक है ना। W also insists to draw detailed audit procedures on the request of the auditor. W completes audit. ये क्या पागल हुई है क्या, देखो सुनो, ऐसे लिखा हुआ है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है। आप ऑडिट का प्लान किससे बनवा रहे हो, पागल आगल हो गए हो क्या, मतलब समझ में आ रहा है ना, रॉन्ग है। सब्सिक्वेंटली ऑडिटर रियलाइजेस कि भाई लो इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो गई, 4 करोड़ के बोल रहा है, एक सैंपल चेक कर ले 10 रुपए वाला है, ऐसा प्लान बना दिया उसने, ठीक है ना। तो अप्रोच डब्ल्यू की रॉन्ग थी और उसको खुद ही बनाना चाहिए था, बस समझ गए, ठीक है। चलो, चेंजेस इन प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या होगा, ऑडिट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं क्यों, मटेरियलिटी के हिसाब से, कभी-कभी मटेरियलिटी पे अपन शुरू में ही डिसाइड करते हैं, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस फॉर एग्जांपल हो सकते जैसे हैं। कि आपने फ्रॉड की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन फ्रॉड हो गया। बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो बहुत बड़ा ही एग्जांपल हो गया, कोई नॉर्मल सा एग्जांपल। या फिर किसी चीज की वैल्यूएशन नॉर्मल प्रोसीजर समझ नहीं आ रही है तो और डेप्थ में जाके प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है, जैसे कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ले लिया प्रोसीजर्स में इंक्लूड करने। सही, ये भी अच्छा एग्जांपल है कि एक्सटर्नल हमने सोचा था कि भैया हम वो मंगा लेंगे, डेटर वाला अपन ने शुरू में नहीं पढ़ा था, तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाना पड़ गया, क्योंकि हमको लग रहा था कि मिल जाएंगे। हाँ, ऑडिट वो इन्वेंटरी स्टॉक करते टाइम आपको ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है और अगर कुछ भी स्टॉक नहीं है तो कुछ जाने की पड़ी है, समझ रहे हो, मतलब उसके प्लान में सिर्फ इतना ही था कि भैया बस ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन में कुछ क्वेरी निकल गई, तो फिर उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बनाने पड़ गए। हाँ, तो बड़ी बड़ी बात है। ये अनयूजुअल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज बताओ जो प्रैक्टिकली बहुत कॉमन है, तुम जो बोल रहे हो उसमें हो जाएगा, अरे बट कॉमनली फ्रॉड नहीं निकलता है, कॉमनली एक्सीडेंट जो है वो नहीं होता, पर एकेडमिकली लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है उसका आंसर, कुछ बोल रहे हो नहीं ना।
चलो, ऑडिटर shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as a result of unexpected events, change in condition, or the audit evidence obtained from the result of audit procedures. The auditor may need to modify overall audit strategy and audit plan जिससे कि वो चेंज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. अब देखो, मेरे को शुरू में जो पता चला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, उससे मैंने रिस्क का एक अंदाजा लगाया, उसके बेसिस पर मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बनाए. अगर मेरा रिस्क का असेसमेंट ही बदल गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि ऑडिट करते करते आपका रिस्क का असेसमेंट ही बदल गया, तो फिर तो पूरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बदल जाएंगे. तो बहुत बड़ी बात है कि पूरा प्लान अलग लेवल पर ही चेंज हो गया. सर एक एग्जांपल इसका रिस्क असेसमेंट कैसे रिस्क असेसमेंट ऐसे चेंज हो सकता है कि भाई मैंने देखा कि एक रिलेटेड पार्टी से इनके ट्रांजेक्शन जो है वो ज्यादातर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है. मतलब एक जो कंपनी का डायरेक्टर है वो उसी कंपनी में कॉमन डायरेक्टर, और इनकी सेल्स में ज्यादातर वो ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड है जो जिसका पता हमको पहले नहीं था. वैसे इस पर एक पूरा स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी के ऊपर, आ रहा है समझ में. तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है, बट मेरे को एग्जांपल वही ध्यान में आया अभी, आ रहा है समझ में. तो मेरा पूरा रिस्क असेसमेंट दोबारा से हो गया. उस स्टैंडर्ड में भी यही लिखा हुआ है, समझ में रहा है कि जब आपको रिलेटेड पार्टी मिलते हैं तो आपका रिस्क असेसमेंट वापस से आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं वो तो नहीं बदल गया. समझ गए? क्लियर है ना? ठीक है ना? अच्छा, दिस मे बी द case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस जो उसने डिटेल में चेक किया वो अलग निकला किससे, जब उसने इंटरनल कंट्रोल चेक किए थे तब उससे. सेम चीज को दो अलग अलग जगह से चेक करने से अलग अलग एविडेंस निकल जाए. आप याद रखना, एकदम से कंक्लूड मत कर लेना फ्रॉड का, समझ में रहा है. देयर कैन बी अ जेन्युइन मिस्टेक आल्सो, लेकिन इसने मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो बढ़ाई, समझ में. और फिर अगर फ्रॉड निकल गया तो पूरा रिस्क असेसमेंट चेंज हो जाएगा. रिस्क असेसमेंट चेंज हो गया तो फर्दर ऑडिट प्लान पूरा चेंज हो जाएगा. समझ गए? इन्वेस्टिगेशन कर नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं बनेगा कभी भी, समझ में रहे, क्योंकि भाई मेरे को उसके पैसे भी नहीं मिल रहे. अरे समझ में, वो रहेगा ऑडिट ही, मेरा ओपिनियन बदल जाएगा. अरे मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बदल जाएंगे, लेकिन 100% चेकिंग पे तो मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि यार फिर तो पूरा चेक करना मतलब समझ रहे हो ना, 2 साल का काम हो जाएगा. 1 साल की चेकिंग 1 साल में थोड़ी हो पाती है. ठीक है, 1 साल की चेकिंग 4 महीने में चेक करना है तो कैसे हो पाएगी? तुमको सैम्पलिंग करनी ही पड़ती है, मतलब उसका कोई और इलाज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ऑडिट ऑब्टेन थ्रू, हाँ ये तो वही है ना जो अभी पढ़ा था कि 2 जगह से कंट्रोल टेस्टिंग के समय अलग एविडेंस निकला, तो समझ लें. जब प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, जिम्मेदारी किसकी ऑडिट की? मतलब एंगेजमेंट पार्टनर है ना. साइनिंग पार्टनर को अपन लोग किस नाम से बुलाते हैं इसमें, तो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं, है ना. लेकिन करने कौन जाता है? आर्टिकल और असिस्टेंट सब जाते हैं. तो तुमने तो नहीं देखे ना वो एविडेंसेस, तो फिर ओपिनियन तो तुम्हें को देना, यानी कि किसी आर्टिकल में गलती कर दी तो तुम भुगतो. तो ये क्या होगा, ये कैसे होगा? मतलब तो रिव्यू करने के प्रॉपर तरीके. अब ये रिव्यू वो रिव्यू नहीं है, इसमें रिव्यू वर्ड लिखा है, ये पूरा ऑडिट लिमिटेड रिव्यू नहीं है, समझ रहे हो ना. सेम सेम वर्ड आते हैं और खा जाते हैं साले, बहुत ध्यान रखना ऑडिटर इसका. की टीम करेगी. हाँ, जो मैनेजर है ना वो अपनी टीम का रिव्यू करेगा. तो ये एक्चुअली में इन लोग जो काम करके आए हैं ना उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ये कैसे चेक किया, ये कैसे चेक किया. समझ में आ रही है बात, जिससे उसको ये पता लगेगा कि इनने काम चोरी करी है कि सच में ये सब करके आए. क्योंकि आर्टिकल्स कई बार क्या कर सकते हैं, अपना काम खत्म करने के लिए उनका लिखते हैं. अरे ऐसा नहीं, तुमने कुछ भी लिख दिया और मेन ऑडिटर की तो डिग्री चल गई, पता चला. अरे ऐसा इतना नहीं होता, लेकिन हाँ इतने तक हो सकता है चला गया. सोचो सत्यम के आर्टिकल्स, सत्यम का जो आर्टिकल था ना जिसने उसका वो किया था पीडब्ल्यू का, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, पता है तुमको ये बात? क्योंकि वो उसने कैश और वो बैंक कंफर्मेशन चेक किए थे ना,
उसमें 2,500 करोड़ के एफडी के रिसीट निकली थी। तो जिस आर्टिकल ने किया था वो बेचारा बीपी बढ़ गया उसका, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। उस टाइम खुलने के बाद ऑब्वियस ही बात है ना, उसको तो टेंशन होगी कि भाई मेरा क्या होगा। अरे उसका हुआ क्या? नहीं होगा ना। अरे उन लोगों ने बहुत प्लान किया था यार, सत्यम कंप्यूटर्स वालों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि ऑर्डर को कभी पता न लगे, कभी पता नहीं लगता। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बताया था ना मेरे साथ में एक आईटी का ऑडिट किया था उस बंदे ने, तो वो सत्यम में जा करके ऑडिट करके आया। उसके शब्द थे, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता था भाई, किसी का ऐसे छुपा के रखे थे हम लोगों ने। ये वाला उसने ही मुझे बताया कि उनने एम्प्लॉय के डेट शीट में जा करके उनका टाइम फिल कर दिया था सॉफ्टवेयर में अपने। मतलब उन्होंने ऑडिटर की ट्रेल के हिसाब से क्या किया बनाए थे। मतलब हाँ, कि ऑडिटर जिस तरीके से चेक करता है, कहता कि इतना परफेक्ट काम था ना उनका कि क्या बताओ। तो कहता कि उसके बाद से मैंने बना लिया कि अगर परफेक्ट है काम तो फ्रॉड है, क्योंकि गलती तो निकलती उसमें तो कोई गलती नहीं निकल रही थी, सब काम बिल्कुल एक नंबर। चलो तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का भी रिव्यू करना पड़ेगा। तो इतना फैला हुआ है ना, देखो क्या कह रहा है, NTE of direction and supervision of engagement team members and review of their work। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। मतलब हर एक में ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी मोर रिव्यू, एरिया ऑफ ऑडिट, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा रिव्यू, फिर असेस रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिव्यू, और कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टीम में जितनी कम कैपेबिलिटी उतना ज्यादा। समझ गए? फिर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। The audit shall document overall audit strategy, audit plan and significant changes। ठीक है ना, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और चेंजेस। ठीक है, अगर चेंजेस हुए तो, है ना, अगर, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, ठीक है ना। कंसिडर नेसेसिटी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट। प्लान के समय हम लोगों ने क्या डिसीजन लिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ प्लान NTE RS1 at the assertion level in response to the assessed risk. It also serves as a record of the proper planning of the audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्ड रह गई, अरे ठीक है ना, ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग। देखो समझना, आपके ऊपर ये भी दोष हो सकता है कि आपने ऑडिट तो अच्छे से किया, आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं बनाया। तो मेरे पास प्लानिंग के भी हर डिसीजन का क्यों लिखा होना चाहिए, जो डिसीजन लिया क्यों लिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो मतलब जैसे देखो, मान लो कि क्रिकेट में फिक्सिंग चेक करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब ये कि क्रिकेट में फिक्सिंग है, किसी पे दोष लगा तो अपन उनकी इंडिपेंडेंस जानेंगे ना कि भाई इस बॉलर को ओवर दिया क्यों दिया, तो उनके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे 2007 का वर्ल्ड कप जब हुआ था T20, उसमें लास्ट ओवर धोनी ने किसको दे दिया था, जो पिटा था पहले खूब। अरे सुन, अब अगर वो मैच नहीं जीतते, किसी ने ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड सोचा नहीं ना, अगर वो मैच नहीं जीतते तो धोनी के ऊपर इतने सवाल खड़े हो जाते कि क्या होता, क्योंकि जैसे ही उसको ओवर दिया था ना, तभी लोगों ने गाली मारनी चालू कर दी थी कि अरे यार आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आपको हर चीज क्या करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है? आपके पास लॉजिक होना जरूरी है। तो ऑडिटर जो है स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम यूज कर सकता है, ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट, टेलर्ड मतलब कि बना ले क्लाइंट के हिसाब से,
ठीक है ना, पर्टिकुलर एंगेजमेंट के सर्कमस्टेंसेस के लिए. A record of significant changes to the overall audit strategy and the audit plan, resulting changes to the plan entity, explains why significant changes were made. समझ में आ रहा है? चेंज किए तो क्यों किए वो लिख लो, है ना. और ओवरऑल कौन सा प्लान तुमने अडॉप्ट किया, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट. मतलब जब चेंजेस हुए तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहा तुम्हारा, रिस्पॉन्स तुम्हारा सही होना चाहिए. ऑडिटर का रिस्पॉन्स होता है अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान करके. क्लियर है? चलो, सीए मैरी, ठीक है, जब वो प्लान कर रही थी ऑडिट तो उसने बोला कि शी फील्स कि वो इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस लीगल काउंसिल कौन होता है? CS अरे मतलब कंपनी ने एक लॉयर रखा है कंपनी में कि ये कोई भी लीगल मैटर होंगे तो तुम देख लो. स्टेटस ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन मैटर्स अगेंस्ट द कंपनी एंड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. ठीक है, इसके पहले तुमको एक बात बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आपको क्या कोई केस चल रहा है उसका वो देना पड़ता है, डिस्क्लोजर. समझ में आ रही है बात? किस एस के हिसाब से? बेस नहीं है वो एस एस 1 ही तो है बेसिकली. अरे समझ में, और एस 5 आई जैसे 4 5 जो इवेंट्स अकर हैं. हाँ 29 सबसे इम्पोर्टेंट तो 29 है कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्लियर है? अब देखो, तो पहली बात तो ये कि आपको अकाउंटिंग पता हो. चलो अब ये पता चल गई. अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखो एक बार, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कि ये ऑडिटर ये लीगल काउंसिल से क्या पूछ रही है कि एंटिटी के खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं, क्यों पूछ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो क्यों पता कर रही है? क्योंकि हो सकता है पेनल्टी इन फ्यूचर भी हो जाता है या फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क पड़ा. देखो केस तो इस लेवल तक जा सकते हैं कि एंटिटी के गोइंग कंसर्न के केस हो जाए. तो कंसिडरिंग अबव डिस्क्रिप्शन, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई सेट प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट ही है और क्या है? अरे स्टेटमेंट ज्यादा है, ये सवाल कम है. Where these identified procedures were included in the planning in accordance with ऐसे 300, क्या ऐसे 300 में ये इंक्लूडेड है? हाँ, देखो ये आंसर तुम्हारे लिए बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ा है. तुम इसको पूरे ऑडिट के नॉलेज से अलग करके इसको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह देखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि ये टफ है. अभी क्या हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अरे यही तो बात पढ़ रहे थे ना अभी, तो ये कैसा क्वेश्चन है, तसड़ा कैसे हो सकता है? इसका आंसर पढ़ देता हूँ मैं. These are, अच्छा तुम्हारे पास आ गए होंगे ना अब तक तो. मशीन 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 या फिर ये हो सकता है आपने जब बोला था कि 7 पेज रह गए हमने तो शायद यही तो बोल रहा हूँ ना मैं, वो एक्चुअली में वैसे ही हो गया ना. हाँ वो गलत चला गया, कम्युनिकेशन शायद वैसे चला गया. चलो ठीक है. चलो, दीज आर प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक है ना? अरे समझ, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असेस रिस्क असेसमेंट और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. सच प्लान्ड रिस्क प्रोसीजर आर इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान इन अकॉर्डेंस विद
समझ में आ रही है बात? देखो ये वाला तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा 10 से ज्यादा लोग। क्या पूछ रहा है इसमें? कह रहा है इन प्रोसीजर का नाम क्या है और क्या ये ऐसे 300 के हिसाब से प्लान में इंक्लूड होते हैं। आसान सा सवाल है। अगर तुम्हें नहीं भी पता हो ना ऑडिट के बारे में, तो भी अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है तो तुमको लगेगा कि हाँ, तुम्हें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वर्ड शायद ना पता हो, बट लास्ट लाइन का आंसर तुम यस बोल ही सकते हो। यस, वो तो पूछ ही नहीं रहे। पूछ रहे हैं ना? कहाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछ अच्छा, अरे वो बोल भी तो दे रहा है प्लानिंग, ऑडिट प्लान में इंक्लूड होते हैं और क्या नहीं कहाँ ऐसा पे है वो बताइए। ऑडिट प्लान में। हाँ, वैसे हाँ, उनको क्या बोला जाता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कहाँ इंक्लूड होते हैं? प्लान। ऑडिट प्लान। ठीक है, वही बोल रहा हूं मैं कि इजी है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगेगा कि और डिफिकल्ट कि टफ है ये, और शायद इसमें कुछ और। हाँ, मतलब कितना ज्यादा सड़ा है ये, पर नोटिस करो। उम्मीद नहीं होती कि इतना सड़ा है। हाँ, मैं अभी वही तो बोल रहा था जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, पता नहीं क्या है, और ये तो कितना टफ क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? जबकि बुक में दिया हुआ है एज इट इज। चलो, सीए शुभेंदु स्टैट्यूटरी ऑडिटर सोशल मीडिया कंपनी का है ना। तो क्या क्या ये इंस्टा का ऑडिटर है। चलो, ड्यू टू चेंज इन द आईटी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, तो मैंडेटरी हो गया कंपनी के लिए ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि हमारी आईडी किसी ने नकली बना दी, किसी ने हमको गाली दे दी, फॉर यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द कंपनी। Failure to comply with regulation can potentially lead to civil and criminal liabilities against the company. क्या इस फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा while framing the audit strategy? ठीक है, तो changes in laws affecting the entity is a factor to be considered while establishing overall audit strategy. There has been change in IT regulations applicable to the company. Non-compliance of the same can have implication in the form of civil and criminal liability. Such an important matter concerning changes in laws and regulations is to be considered by the auditor while establishing overall audit strategy. समझे क्या क्या बोल रहा है? There has been change in the IT regulations, जिसके नॉन कंप्लायंस पे बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं सीवियर, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते समय इसको कंसिडर किया जाए। ये ना देखो, ये जगह भी बता ही दे रहा है ऑलमोस्ट कि स्ट्रेटजी बनाते समय या कुछ, ठीक है। फिर क्या है? ऑडिट प्रोग्राम। अरे नहीं, पहले पढ़ लो, तुमको समझ में नहीं आएगा। जब तक असर्शंस नहीं पढ़ लोगे ना, तब तक ये सब तुम्हारे कुछ काम का नहीं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, समझ में आ रहा है? पूरा कनेक्ट हो गए ऑडिट प्रोग्राम का ही। ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनेगा ना, यही है तुम्हारा वो वाला चैप्टर, चेकिंग ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इसको असर्शन के बेस पे अपन करते हैं ना, तो इसलिए उस चैप्टर को रीड करने की जरूरत पड़ती नहीं पर्टिकुलरली। तो बोल रहे थे ना कि वो वाला चैप्टर पढ़ा है नहीं, उसमें 4-6 चीजें पढ़ने के बाद बाकी के तुम खुद से डिजाइन कर लोगे। अच्छा, ये आइटम ऐसे ऐसे चेक होंगे, बना लोगे खुद से। हाँ, 3 चीजें होती है ना, मतलब मेजरमेंट, रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर, ऐसा टाइप का। अरे सर अमाउंट है यार, पढ़ेंगे अपन। चलो, तो ऑडिट प्रोग्राम की पोजीशनिंग क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, फिर क्या है? ऑडिट प्रोग्राम। समझ गए? ए प्लान ए प्रोग, ठीक है। चलो, तो बड़े ऑडिट के लिए तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा? पर्टिकुलरली फॉर बिगर ऑडिट एन ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंपलसरी है क्या, तो क्या है बेटा? डिजायरेबल। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, बहुत अजीब सी स्थिति हो सकती है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम क्या है?
list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that interrelation of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statement of account produced for audit or on the basis of appraisal of the accounting records of the client. क्या बोल रहे हैं? देखो, ऑडिट प्रोग्राम एक लिस्ट है काय की एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन स्टेप्स की, जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि एक स्टेप से दूसरा बहुत क्लियरली लिंक्ड है, समझ रहे हैं? ठीक है, कीपिंग इन व्यू द असर्शंस. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर. असर्शंस अलग से टॉपिक है पूरा, ठीक है ना. इन द स्टेटमेंट अकाउंट प्रोड्यूस फॉर एन ऑडिट on the basis of appraisal of accounting records of the client. ठीक है, देखो ये वाला तो तुम लोग को दिखाऊंगा तभी तुम लोग को समझ में आएगा. ये एक्चुअली में किसी एक चीज का ऑडिट है. देखो बड़े बड़े आइटम है, अपन नॉर्मल वाला देखें. ये देखो, जैसे मुझे चेक करना है करंट एसेट एंटिटी, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना. तो इसमें आ रहा है कि भाई करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है. एग्जिस्टेंस एक असर्शन है, एग्जिस्ट करता है. तो हमको चेक करना है कि भैया जो बुक पे दिख रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं. तो उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने का ये प्रोसीजर है. ये मेरा एक ऑडिट प्रोग्राम है पूरा, जिसमें हर असर्शन और उसके लिए मैं क्या चेक करने के लिए लिख रहा हूँ, ये है ऑडिट प्रोग्राम. यही है डॉक्यूमेंट्स में, है समझ में? यही हमारे ऑडिट प्रोग्राम ही है. क्लियर? इसमें हर असर्शन से पूरे प्रोसीजर जो है वो लिंक्ड है, यानी प्लान के बाद यही बनता है, एक एक आइटम को चेक करने के तरीके. अच्छा, ये हर एक आइटम पर होता है. हाँ, ये तो बहुत सारा हो जाता होगा. बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें मटीरियलिटी का ध्यान रखते हैं. 10-10 रुपए के लेजर को थोड़ी ना पूरा प्लान करके चेक करते बैठे, ठीक है ना. और फिर कुछ चीजें साथ में चेक हो जाती है और कुछ चीजें क्रॉस कनेक्टेड होती है. जैसे सेल्स वगैरह जो होती है उससे कई बार डेटास कनेक्ट हो सकते हैं, आ रहा है समझ? ऐसा होता है. तो ऑडिट में 2-3 लोग गए ना, तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो वो इंटरकनेक्ट कर लेते हैं. और नहीं तो फिर बांटी ऐसे लेते हैं कि तुम सेल्स कर रहा था, तुम डेटर्स भी कर लो, चेकिंग की बात कर रहे हैं, आ रहा है समझ? तो ऐसे जब टीम जाती है ना, तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को ऐसे बांटती है, आ रहा है समझ? उसमें इंपॉर्टेंट आइटम सीनियर लेता है. जनरली सबसे क्रूशियल क्या रहता है? सेल्स. तो सेल्स वगैरह की चेकिंग कौन लेता है? सीनियर, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस जो है वो कम छोड़े, क्योंकि वो मटेरियल है. बाकी लोगों को ये लगता है कि अरे सेल्स में ज्यादा सीखने को मिलेगा. तो समझ में आ रहा है? आर्टिकल अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और वो कैसे सोच रहे हैं कि भैया इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. आ रहा है समझ? सीखने को हो सकता है तुमको एक्सपेंसेस में ज्यादा मिल जाए, कोई भरोसा नहीं. समझ में आ रहा है? तो इसमें देखो,
जैसे डिस्क्लोजर कह रहा है शेड्यूल 3 चेक कर लेना, फिर कह रहा है कैपिटल एडवांसेस के अंदर दिखाया है कि नहीं, अरे समझ क्या ये रिलेटेड पार्टी से तो डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, अदर है तो स्पेसिफाई उसका नेचर करना है, क्या उसका सब क्लासिफिकेशन किया है कि ये सिक्योर्ड है कि ये है कि नहीं, समझ रहे, फाइनेंशियल अच्छे से बने कि नहीं बने ये पूरी चेकिंग करनी होती है। तो ये है, क्या आप समझे कुछ? बताइए बताइए, बोलो बोलो, है ये क्लियर है? नहीं मुझे बताओ ना, तो अपन और डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी है कोर्स में, ये भी है कोर्स में, चिंता मत करो। ये तुम्हारा ऑडिट की बुक का ही मैंने दूसरा चैप्टर निकाला हुआ है, अरे समझ, है ना? जैसे ये देखो, ये काय की चेकिंग है, प्रोविजन की, लिस्ट ले लो पूरी प्रोविजन की, है ना, एग्जिस्टेंस चेक हो जाएगा, वैल्यूएशन चेक हो जाएगा, ये अजर्शन है, ये जो लिखे हुए ना डिस्क्लोजर, ये दिस इज एन अजर्शन एंड दिस इज द प्रोसीजर जिससे कि हम उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन स्टेप्स, समझ में आ रहा है? तुम नोटिस करो यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन के स्टेप्स, दिस इज एन ऑडिट प्रोग्राम, नहीं समझ रहे? तो देखो ये है ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम। An audit program consists of series of verification procedures to be applied to the financial statement account of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence, ठीक है ना, to enable the auditor to express an informed opinion on financial statement। तो ऑडिट प्रोग्राम भी एक तरीके से प्लान ही है, लेकिन वो बहुत डेप्थ का है, ग्राउंड लेवल का एकदम, समझ रहे? टू बी अडॉप्टेड फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑडिट, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक है, समझ गए हो ना? फिर इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं, एक ही प्रोग्राम सारे बिजनेस में यूज हो जाएगा क्या? नहीं, कहीं प्रोविजन ज्यादा है, कहीं सेल्स ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है, सेल्स तो क्या सब में ज्यादा रहती है, पर किसी में डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है, किसी में इनडायरेक्ट है। अब कोई सर्विसेज वाली कंपनी कोई कुछ, तो तुम कहाँ से एक प्रोग्राम सब में लगा दो? क्योंकि प्रोग्राम ऐसा बनता है कि मैंने ओवरऑल ऑडिट वो सब देखा, क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज लिया, उस हिसाब से प्रोग्राम बना रहा हूँ। चेकिंग करने के प्रोसीजर कुछ लिमिटेड थोड़ी, मैं तो कितने भी चेकिंग कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हाई रिस्क एरियाज या वॉल्यूमिनस जो लेजर्स हैं उनमें मैं क्या करूंगा, उनमें मैं अपने प्रोसीजर प्रोग्राम के क्या कर दूंगा, बहुत सारे बढ़ा दूंगा। लेकिन इसमें क्या करूंगा, दूसरे क्लाइंट में जरूरी नहीं है ना कि वो वॉल्यूम उतना हो। एक जगह पे लीगल एक्सपेंसेस हैं 50 लाख के, एक जगह पे लीगल एक्सपेंसेस कितने के हैं, 5,000 रुपए के, तो 5,000 में मटीरियलिटी में उड़ा दूंगा मैं, नहीं आ रहा समझ? ठीक है, चलो फिर, है ना, पता है कैसे कैसे सोचना पड़ता है। हम लोग जब बेसिक बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस देख रहे होंगे, तो हम लोग लीगल एक्सपेंसेस के खर्चे के वॉल्यूम से कंटिंजेंट लायबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं कि इसके बिल देखो, उसमें से तुमको ये मिलेगा कि कौन कौन से केस चल रहे हैं उस पर। तो देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर 29 का डिस्क्लोजर है कि नहीं, समझ रहे हो? तुम कैसे भी सोच सकते हो ऑडिट, समझ रहे? क्लाइंट से बात करते करते हो सकता है कि तुमको कुछ ऐसी बात पता लग जाए जिसका ऑडिट का इम्प्लीकेशन है ना। तुम फ्रॉड ढूंढने नहीं जा रहे और चौकन्ने तुम हर समय, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो बिजनेसेस जो है वो अलग अलग कॉम्पोजिशन के होते हैं। तो एक बिजनेस पे सारे सारे एक प्रोग्राम सारे बिजनेस पे नहीं लगे, समझ में आ रहा है? इंटरनल कंट्रोल सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विस होती है ना, हर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल ही अलग होता है। तो वो जो वेरिएशन होते हैं ना हर एक एंटिटी में, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशन एक ऑडिट प्रोग्राम इवॉल्व कर पाना जो सारे सर्कमस्टेंसेस में फिट बैठे, ये तो है ही प्रैक्टिकल, है ना? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर एक एमसीक्यू की स्थिति बनती क्या,
क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए चल जाएगा? नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? It becomes necessary to specify in detail the audit program, the nature of work to be done, that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement. Any special matters or any specific situation can be taken care of. Clear है? ठीक है ना? चलो फिर क्या है? An assistant to keep an open mind. अब ये keep an open mind को किससे जोड़ सकते हो तुम? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये है कनेक्शन। जितने कनेक्शन बैठा लोगे ना उतना तुम्हारा ऑडिट का जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तुम इवेंचुअली जब आर्टिकलशिप या उसके लिए जाओगे ना, समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा। तुम इंटरव्यू दो और वो तुमको ना रखे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे समझ तुम दम से बोल पाओगे कि भैया मैंने थ्योरी पढ़ते समय ही प्रैक्टिकल का बहुत अंदाजा लगाते हुए किया। समझ में आ रहा है ना? To start with, an auditor having regard to the entity of the business and the dependability of internal control and given a scope of work should frame a program जिसमें कि should aim for a minimum essential work which may be termed as essential standard program. तो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है कि भैया कुछ तो सब जगह करना ही है ना। ट्रांसपोर्ट का खर्चा का हर जगह हो गई तो वो तो कैसे चेक करना है, वो तो करोगे। आ रहा है समझ? As experience is gained by the actually carrying out the work, program may be altered to take care of situation which were left out originally but found relevant for the particular concern. ठीक है? कह रहे असिस्टेंट जब चेक करता रहेगा, क्या होता है? प्लान कौन बनाता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी कौन बनाता है? ऑडिटर या सीनियर बंदा? मतलब ऑडिटर या सीनियर बंदा, दोनों में से कोई भी बनाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और साथ में हम किसको लेकर के जाते हैं? असिस्टेंट्स को। हम बड़े ऑडिट्स की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे नहीं कि एक बंदा साथ में गया और ऑडिट हो गया। तो हम असिस्टेंट्स को साथ में लेकर के जाते हैं। ठीक है? तो असिस्टेंट्स को क्या किया जाता है ना कि ये प्रोग्राम बना करके दिए जाते हैं, ये जाओ करो ऑडिट। समझ में आ रहा है? उसको नहीं पता कि AS10 कैसे ऑडिट करना है, AS10 का कैसे, मतलब मैं प्लान प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का चेकिंग कैसे करूँ। तो हमने उसको दे दी चेकलिस्ट कि भाई ये निभता हुआ देखना है। अब वो लेकर के तो गया ऑडिट प्रोग्राम में लिखी 5 बातें, वो कर रहा है चेक, पर उसको लग रहा है कि अरे यार इसमें कुछ स्पेशल बात है यार। प्रैक्टिकली होता है कि वो जाकर के अपने सीनियर से पूछ लेगा, बोलेगा अरे हाँ यार इसमें ये वाली चीज एडिशनली चेक करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया तुम खुद ही अपना माइंड ओपन रखना, ताकि कुछ अगर तुमको लगे कि भाई तुम्हारे प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है लेकिन एक्चुअल में है, तो फिर तुम प्रोग्राम अमेंड करवा लेना भैया। नहीं आया समझ में? एक्चुअल वर्क करते समय ऐसा हो सकता है ना कि प्रोग्राम कम पड़ जाए। जब तक मैंने चेक नहीं किया तब तक मुझे क्या पता? तब तक तो मैं फिक्स एसेट कैसे चेक होते हैं वही प्लान प्रोग्राम बना के दिया ना उसको कि फिक्स एसेट है, ये एग्जिस्टेंस चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। उसने आके बताया कि अरे इनका तो एक फिक्स एसेट जो है वो तीसरे व्यक्ति के पास पड़ा और उसने किराए से दे दिया, अब इसका क्या करना है? आ रहा है समझ? तो फिर वो उसके लिए डिसाइड होगा, है ना? तो प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी और इररिलेवेंट। मतलब अगर मान लो ओरिजिनली कोई था वो बिल्कुल अननेसेसरी निकला तो वो ड्रॉप कर देंगे। द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब शुड बी एनकरेज्ड टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू हिम। ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट significant matters coming to his notice to his seniors or to the partners or proprietor of the firm engaged for doing the audit. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो असिस्टेंट को बोल देना कि भैया नोट करते जाए जो जो इंपॉर्टेंट बातें तुमको नजर आए। समझ आ रहा है? सीनियर को बताते जाना। क्लियर है? क्लियर है? इसके नोट्स बनवा दूंगा मैं, ठीक है ना? मुझे एक बार याद दिला देना, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मुझे लगता है कि अरे यार ये वाली बात पॉइंटर्स फॉर्म में तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो मुझे याद दिला देना, मैं कर दूंगा। मेरी
हाँ याद कब है? याद तुम ऐसे नॉर्मली तुमको जब याद है ना, दिन में कभी भी मैसेज कर दिया तुमने, अभी तुम्हारी क्लास हुई शाम को 1 घंटे बाद तुमने मैसेज कर दिया, आ रहा है समझ? ठीक है ना, तो वो याद रहेगा। कुछ लगातार में होता रहता है, तो चार पॉइंट्स में क्लिक करेंगे। तुम मुझे ये याद दिलाते रहना कि मुझे तुम्हें ये नोट्स फॉर्म में देना है, पॉइंटर्स के फॉर्म में। आ रहा है समझ में? जितना हो पाएगा पॉइंटर्स फॉर्म में नोट्स बना के देने, ये मेन बात है। ठीक है, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है ना, मतलब भाई देखो, आपने एक प्रोग्राम बनाया, अब उसके हिसाब से कहानी चल रही, असिस्टेंट ने कुछ आकर के नहीं बताया, और जिम्मेदारी तो है ना सीनियर की, तो सीनियर एक बार वापस से बीच में बुला के ऑडिट में सबसे पूछेगा, हाँ यार ये सब प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे हैं, कैसे चल रहा है ऑडिट, समझ में आ रही है बात? काय का रिव्यू हो रहा है? ऑडिट प्रोग्राम का, ठीक है ना, कि भाई पीरियोडिक रिव्यू कर लो कि तुमने जो प्लान प्रोग्राम बनाया वो काफी है भी कि नहीं, ठीक है। जब तक ये नहीं करोगे, any change in the business policy of the client may not be adequately known, consequently audit work may be carried on the basis of an obsolete program। पता चला ऑडिट हो रहा है एक पुराने कचरा से पड़े ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे, जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं, और इस नेग्लिजेंस के कारण पूरा का पूरा ऑडिट हो सकता है कि कैसा हो जाए, नेग्लिजेंट, और पता चला ऑडिटर फंस जाए और उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फील हो। लोग बोले यार कैसा ऑडिट किया है, क्या घटिया ऑडिट किया है, आ रहा है समझ? फिर the utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operation and internal control under periodic review, कि inadequacies वगैरह को रिमूव किया जा सके। आ रहा है समझ में? तो वो कह रहा है प्रोग्राम को रिव्यू करते जाएं। फिर however, as a basic feature, audit program not only lists the task to be carried out but also contains a few relevant instructions, ठीक है, like the extent of checking the sampling plan also, etc., so as the program is not officially changed by the principal. Every assistant deputed on the job should unfailingly carry out, अरे यार यहाँ तक हो गया। हाँ ना, एक बेसिक प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट प्रोग्राम में लिस्ट ऑफ टास्क तो होनी ही चाहिए, कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए कि जैसे ये टास्क कितनी गहराई तक करना है, सैंपल कितने लेने, आ रहा है समझ में? एक लेजर चेक कर रहे हो, सारे थोड़ी चेक करते आओ, उसमें 100 बार एंट्री हुई है, तुम बस 5 करो, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो जब तक ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं किया है ना, तब तक वो कैसे करेगा अपना काम असिस्टेंट, पूरा जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बिल्कुल वैसे करना है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इससे रिजिडिटी आ जाती है, किसमें? ऑडिट प्रोग्राम में। रिजिडिटी का मतलब क्या है? कि देखो जितना बताया उतना ही करो, कुछ अपना दिमाग मत लगाओ। तो कुछ लोगों को लगता है कि इससे है, अभी समझ में आ रहा है तुमको क्या चल रहा है? ऑडिट प्रोग्राम बना करके दिया तो वो ये बोल रहा है कि भैया देखो जैसा बना के दिया ना सीए ने, वैसा का वैसा निभाओ, कुछ चेंज मत करना अपने हिसाब से, जब तक कि वो चेंज ना करे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा तो ये तो रिजिड है, आ रहा है समझ? ठीक है ना? दिस इज नॉट ट्रू प्रोवाइडेड पीरियोडिक रिव्यू इज अनडेटेड। अगर आप रिव्यू करते जा रहे हो तो फिर वो रिजिड नहीं है। आ रहा है समझ में? बताओ, क्लियर है? पीरियोडिक रिव्यू से क्या होगा? रिजिडिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है ना? बताओ, इसको आगे कल पढ़ें कि अभी कर लें इसको?
हैवी हो गया कहीं, नहीं आ रहा है ना समझ में। मुझे बताओ तुमको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नॉर्मली लग रहा है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। आगे तो interesting। मेरे पास ना एक्चुअल वो भी पड़े हुए हैं जो ऑडिट्स किए थे ना, ऑडिट होगा पूरे पूरे पेपर्स। डॉक्यूमेंटेशन हाँ 7 साल तक की